प्यारे बच्चों, मैं रजनी गोयल, प्रधानाचार्य एसडी कन्या इंटर कॉलेज झांसी की रानी मुजफ्फरनगर, आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना दूसरा पार्ट आय, व्यय और बचत आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, देश और दुनिया के सभी कार्य वर्तमान समय में रुके हुए हैं। आप जानते हैं कि किस वजह से ये सब किस कारण से हो रहा है। ये हो रहा है कोविड-19 के कारण, जिसके विषय में आप काफ़ी कुछ अब तक जान चुके होंगे। यह इस महान संकट की घड़ी से हमें बाहर निकलने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। आप इसको बहुत हल्के से ना लें। यह एक वर्तमान समय में एक गंभीर समस्या है और इससे बाहर निकलने के लिए हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति का सक्रिय सहयोग इसमें अति आवश्यक है। इसके लिए हमें बहुत सी सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमें अब अपने प्रतिदिन के जीवन में अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नई आदतों का समावेश करना चाहिए और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। तभी हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे कि हमें अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलते हैं अति आवश्यक कार्य से तो हमेशा मास्क का प्रयोग करेंगे। साथ ही हमें जब हम बाहर से आते हैं, घर वापस आएंगे, तो हमें सबसे पहले घर के बाहर ही अपने जूते चप्पलों को उतारना होगा। उन्हें हम घर के अंदर नहीं लाएंगे। घर के अंदर प्रवेश करके सबसे पहले हमें अपने हाथ धोने हैं भली प्रकार से। फिर अपने पहने हुए वस्त्रों को हमें उतारकर साबुन के पानी में तुरंत डुबो देना है और स्वयं हमें भली प्रकार से साबुन से स्नान करना है। इसके पश्चात ही हमें घर के अंदर अन्य किसी सदस्यों के पास जाना है और अपने बाहर के जूते चप्पलों को भली प्रकार से धोने के पश्चात ही हमें घर के अंदर लाना है। इसी प्रकार जब हम बाहर से कोई भी सामग्री खरीद कर लाते हैं, जैसे कि हम सब्जी हैं, फल हैं या अन्य कोई पैकेट में सामान हम लाते हैं, तो जिन चीज़ों को हम साबुन से धो सकते हैं, जैसे कि हमारे पैकेट्स हैं जो कि पॉलीथीन पैक हैं, उन्हें हमें साबुन के पानी से धो लेना चाहिए। और यदि सब्जियां और फल हैं, उन्हें हमें हल्के गर्म पानी में डिप करके हो सके तो उन्हें धूप में रख देना चाहिए 4-5 घंटे के लिए, जिससे कि वो उनका उसमें वायरस का प्रभाव समाप्त हो सके। चलो बच्चों, ये सब आदतें अब आपको सीख लेनी है और अपने घर में प्रत्येक सदस्य को बतानी है। चलिए अब हम आज की पढ़ाई आरंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आय। आय किसे कहते हैं, आय की परिभाषा, आय कितने प्रकार की होती है और आय किन किन साधनों से हमें प्राप्त हो सकती है, आय के स्रोत क्या हैं। तो अब हम सबसे पहले हम समझते हैं कि आय क्या है, आय किसे कहते हैं। जब आपने देखा होगा आपके ही परिवार में काफ़ी सदस्य हैं, हो सकता है आपके परिवार में आय धनराशि कमाने वाला व्यक्ति एक हो या एक से अधिक हो सकता है आप परिवार में छोटे हों, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं। ये हो सकता है आपके पिताजी कहीं पर मासिक कार्य कर रहे हैं, वेतन का कार्य कर रहे हैं, अर्थात कहीं पर सर्विस कर रहे हैं। वो 1 माह तक अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके विद्यालय में आपकी अध्यापिकाएं प्रतिदिन आकर आपको पढ़ाने का कार्य करती हैं, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाती हैं, 1 माह तक अपनी सेवाएं देती हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप 1 माह पश्चात उनको एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है, जिसे हम वेतन बोलते हैं। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में, कारखानों में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी सेवाएं देते हैं, उनको हम कहते हैं सर्विस करना। उनको प्रति माह कुछ वेतन प्राप्त होता है, अर्थात धनराशि प्राप्त होती है। वो जो वेतन के रूप में होती है, उनसे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थात हम में से प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं।
और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें धन की आवश्यकता होती है। यह धनराशि हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जिन हमारी वो क्रियाएं, वो परिश्रम जिसके परिणाम स्वरूप हमें धन की प्राप्ति होती है, उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और जो वो धन प्राप्त होता है उसे हम आय कहते हैं। इसी प्रकार यदि आपके परिवार में आपके पिताजी कोई व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, तो दुकान से उन्हें जो लाभ प्राप्त होता है, अगर कोई छोटा सा घर में उद्योग धंधे करते हैं, आपकी माताजी कोई सिलाई कढ़ाई इत्यादि का कार्य करती हैं, उससे जो धनराशि प्राप्त होती है उसे भी हम आय कहेंगे। यदि परिवार में किसी की पशुपालन किया हुआ है, उसका दूध बेचकर जो आय प्राप्त होती है, धनराशि प्राप्त होती है, उसे भी हम आय कहेंगे। और यदि आपने अपने घर को किसी को रहने के लिए दिया हुआ है, एक माह पश्चात वो एक निश्चित धनराशि आपको प्रदान करेगा, तो उसको भी आप आय कहेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी आपको साधारण शब्दों में बताया है। अब इसको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं कि आय क्या है। ये देखते हैं हम, किसी निश्चित समय के अंदर, अर्थात अधिकतर यह एक माह के लिए होती है, क्योंकि हमें जो वेतन प्राप्त होता है वो अधिकतर एक माह के पश्चात प्राप्त होता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है एक निश्चित समय अवधि के अंदर, अर्थात किसी निश्चित समय के अंदर सेवा अर्थात जो किसी को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, या संपत्ति अर्थात जैसे आपका मकान, दुकान या कोई अन्य संपत्ति आप किसी को प्रयोग के लिए दे रहे हैं, उसके प्रयोग के बदले प्राप्त धन को आय कहते हैं। ये भी आपको समझा दिया गया है। यदि आप किसी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे आपके घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति आता है, आप उसके काम के बदले उसे जो धनराशि प्रदान करते हैं वो उसकी आय कहलाएगी। इसी प्रकार आप किसी की संपत्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बदले आप दूसरे को जो धन दे रहे हैं वो उसकी आय कहलाएगी। यहाँ पर प्रोफेसर ग्रॉस व कैंडल ने आय की परिभाषा इस प्रकार से दी है, जैसे पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है। अर्थात पारिवारिक आय अर्थात किसी भी परिवार की आय उस परिवार को प्राप्त होने वाली मुद्राएं अर्थात धनराशि, वस्तुओं जो वस्तुएं उसे प्राप्त हो रही हैं, या सेवाएं अर्थात यदि कोई व्यक्ति उनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तथा संतोष अर्थात उस धनराशि को या उस मुद्रा को प्राप्त करके, उन वस्तुओं को, उन सेवाओं को प्राप्त करके जो उस परिवार को संतोष प्राप्त हो रहा है, अर्थात वह उसकी आय है। जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के वहन हेतु आता है। अर्थात ये जो मुद्रा आपके परिवार के अधिकार में अर्थात आपके परिवार को प्राप्त हो जाती है, किस लिए? आपके परिवार की आवश्यकताओं और आपके परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और आपके उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने हेतु प्राप्त होती है। अर्थात आपके परिवार के सदस्यों को प्राप्त होती है, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं और अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात हम किसी भी एक परिवार को प्राप्त होने वाला धन या सेवाएं या वस्तुएं किसी भी रूप में जो चीज़ प्राप्त होती है और उससे वो अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं, उसको हम उस परिवार की आय कहेंगे। यहाँ पर अब हम देखेंगे परिवार की आय के भेद, अर्थात परिवार की आय कितने प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय
जो कि सामने से प्रत्यक्ष माने स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे। अर्थात जैसे आपने कोई किसी के यहाँ नौकरी की और उस 1 माह की नौकरी के बदले या आपने मजदूरी की, तो 1 दिन की मजदूरी के बदले आपको पूरे दिन काम करने के बाद शाम को जो धनराशि प्राप्त हो जाती है, वो जो धन आपको सामने दिखाई देता है अर्जित, उसको हम अर्जित धन कहेंगे, वो आपकी प्रत्यक्ष आय है। इसी तरह 1 माह में प्राप्त होने वाला जो आपका वेतन है, धनराशि है, वो भी आपकी प्रत्यक्ष आय में कही जाएगी, प्रत्यक्ष आय होती है। अर्थात जो भी धन के रूप में हमें प्राप्त होगा उसे हम प्रत्यक्ष आय कहेंगे। अर्थात प्रत्यक्ष आय क्या है? जो कि एक अर्जित धन है। ये अर्जित धन हमें वेतन के रूप में प्राप्त हो सकता है। अगर हमने किसी को अपना धन उधार दिया है और वो हमें उसका ब्याज दे रहा है, तो ये ब्याज के रूप में हो सकता है, मजदूरी के रूप में हो सकता है। और अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई उद्योग धंधा हम चला रहे हैं, उसके बदले में जो हमें धन प्राप्त हो रहा है वो हमारा अर्जित धन है, अर्थात हमारी प्रत्यक्ष आय है। इसके साथ इसका दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय मतलब हमारी वो परिवार की आय तो है, लेकिन वो हमें धन के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। वो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता कि हमारे हाथ में कुछ धन आया है। हमें लगता है कि हमें धन तो कुछ मिला ही नहीं, अर्थात हमें उससे लाभ हो रहा है, हम उससे सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। वो अप्रत्यक्ष आय किस तरह की है? जैसे कि प्राप्त होने वाली सुविधाएं, अर्थात यदि कहीं आप सर्विस करते हैं, जैसे कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, एक प्राइवेट बड़ी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं और वह कंपनी आपको रहने के लिए मकान दे रही है, चिकित्सा सुविधा दे रही है, आपके बच्चों को, परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, स्कूलों में पढ़ाई पढ़ने के लिए मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, स्कूल की फ़ीस दी जा रही है, आवास घर के साथ साथ मुफ्त में बिजली दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, उसका सबका पेमेंट कंपनी अपने पास से कर रही है या सरकार अपने पास से उसका पेमेंट कर रही है, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन अगर वो सरकार या वो कंपनी हमारी उन सेवाओं, उनके लिए हमारी व्यवस्था ना करती, सपोज़ मकान की व्यवस्था ना करती, हमारे लिए फ्री मकान की व्यवस्था, फ्री बिजली की व्यवस्था, फ्री पानी की व्यवस्था ना करती, तो हमें उसके लिए अपने पास से धनराशि देनी होती। तो धनराशि देनी होती तो हमारा धन उस पर खर्च होता, तो हमारा वो खर्च उस पर बच रहा है, तो वो हमारी अप्रत्यक्ष आय हुई, जो कि हमारी वेतन से अलग है, उसको हम अप्रत्यक्ष आय कहेंगे। अर्थात हमें प्राप्त होने वाली जितनी भी निःशुल्क सुविधाएं हैं, जैसे कि इसमें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी आती है, जैसे कि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को बीमार हो जाने पर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराती हैं, वो भी हमारी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात या इसके साथ ही चीज़ और भी है, जैसे कि कुछ कंपनियां हमें वर्दी देती हैं, मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए वो धनराशि उपलब्ध कराती हैं कर्मचारियों को, तो ये भी हमारा सब अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात है हमारा, यहाँ पर मैं समझती हूँ आप लोगों को आय का अर्थ, आय के भेद स्पष्ट हो गए होंगे। आप सभी बच्चे इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट कर लें, जिससे कि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होते चले जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे आय के स्रोत, अर्थात किसी परिवार को यह आय किस किन स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, कौन से स्रोत हो सकती है। जैसे कि सबसे पहला आय का मुख्य साधन है वेतन। वेतन अर्थात अधिकतर व्यक्ति जिनके पास व्यापार या बिजनेस करने के लिए, उद्योग धंधा लगाने के लिए प्राप्त धनराशि नहीं होती, वो दूसरों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ लोग सरकारी विभाग में सेवा करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट भाग में सेवा करते हैं और वहाँ से प्रति माह एक निश्चित धनराशि प्राप्त करते हैं, जो कि उनका वेतन कहलाती है, जो उस परिवार की आय होती है।
वेतन के अंदर आपका बोनस भी आता है, महंगाई भत्ता भी आएगा, चिकित्सा के लिए, आवास के लिए, शिक्षा के लिए जो भी उसके अंदर धनराशि प्रदान की जाएगी या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो सब आपके इसके अंतर्गत गिनी जाएगी। इसके पश्चात आता है मजदूरी। जो नागरिक, देश के जो नागरिक पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, या जिसको हम ये कह सकते हैं जो उच्च पदों पर काम नहीं कर सकते, वो लोग मजदूरी का काम करते हैं और लेबर का काम करते हैं। उनको यह मजदूरी कई रूप से प्राप्त हो सकती है। जैसे कुछ लेबर को दैनिक मजदूरी प्राप्त होती है, जो पूरे दिन काम करते हैं, शाम को अपनी धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ को साप्ताहिक मजदूरी भी प्राप्त होती है और कुछ लोगों को मासिक मजदूरी भी प्राप्त होती है, जो कि किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में पूरे माह कार्य करने के बाद माह के अंत में उन्हें वेतन, निश्चित मजदूरी प्रदान की जाती है। इसके बाद आता है आपका व्यवसाय। व्यवसाय मतलब बिजनेस। यह कई प्रकार का व्यवसाय हो सकता है। जैसे कुछ तो आप बच्चे लोग सभी जानते होंगे, दुकान सभी देखते हैं, मार्केट में दुकानें होती हैं विभिन्न चीज़ों की। तो कुछ लोग थोड़ा धनराशि लगाकर अपना व्यवसाय आरंभ करते हैं और उसमें वो जो लाभ कमाते हैं वो उनकी आय होती है। ये व्यवसाय कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि दुकानदार छोटे उद्योग धंधे लगाकर या लघु उद्योग धंधे लगाकर, जो घरों में भी लघु उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। वकील लोग, वकील जो है लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उसके बदले में वो उनसे धनराशि प्राप्त करके अपनी आय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार लेखक कविताएं, किताबें लिखते हैं, उन्हें बेचते हैं। कुछ पत्रकार लोग होते हैं, वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये व्यवसाय बहुत तरह के हो सकते हैं, जिनसे कि लोग अपने लिए आय प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है ब्याज। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने उपयोग से अधिक धनराशि है, अर्थात अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात वो कुछ धनराशि अपने पास शेष बचा लेता है, तो वह अपनी उस अतिरिक्त धनराशि को बैंक, डाकखाने, LIC इत्यादि में रखकर उनसे ब्याज प्राप्त कर सकता है। ये जो वहाँ पर धनराशि जमा करने के परिणाम स्वरूप उनको जो ब्याज मिलता है, वह उनकी आय कहलाएगी। इसके पश्चात आता है कृषि व्यवसाय व पशुपालन। ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश का सब प्रमुख व्यवसाय है कृषि। यहाँ पर हमारे देश के जिस प्रांत में कृषि अच्छी मात्रा में होती है, वो प्रांत हमारा धनी प्रांत कहलाता है। वहाँ की जनता धनवान होती है। तो कृषि में जो किसान लोग हैं वो अपनी फसल पैदा करते हैं और उस फसल को मार्केट में बेचकर वो उससे अपनी धनराशि आय प्राप्त करते हैं। और किसान लोग अपनी खेती के साथ साथ अधिकतर पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं, जिसमें वो पशुओं को पालते हैं और उनका दूध बेचकर वो उससे अपनी धनराशि प्राप्त करते हैं। कुछ पशुओं का पालन उनके मांस बेचने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मुर्गी पालन है, तो उनके अंडे और मांस बेचने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय से भी जनता धन प्राप्त कर सकती है। इसके पश्चात आता है उपहार द्वारा आय। आप बच्चे सभी लोग जानते हैं, जैसे आप अपने लिए भी जानते होंगे, जब आपका जन्मदिन आता है तो आप अपने माता पिता से जिद करते हैं कि आपको कोई गिफ्ट चाहिए, उपहार चाहिए। तो इसी तरह जैसे परिवारों में कोई विवाह है, उत्सव है, विवाह उत्सव है, जन्मदिन का उत्सव है, छठी है, जन्मोत्सव है, इत्यादि अवसरों पर जो उत्सव मनाए जाते हैं, उस पर जो आपके परिचित लोग आपसे मिलने आएंगे वो आपको कुछ उपहार देते हैं, वो भी परिवार की आय मानी जाती है। इसके पश्चात है पेंशन। पेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आय का साधन है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन परिश्रम करता है, मेहनत से सर्विस करता है, कहीं नौकरी करता है, अपनी सेवाएं देकर धनराशि अर्जित करके वो अपना जीवन यापन करता है। लेकिन वृद्धावस्था में जब वो अक्षम हो जाता है, कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं होता, उस समय उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है, जो उसे पेंशन के रूप में प्राप्त होती है।
तो यदि परिवार में किसी को पेंशन प्राप्त हो रही है तो वो भी उस परिवार की आय मानी जाएगी। इसीलिए जब हम किसी परिवार की आय को गिनते हैं तो उसमें परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों को जिस रूप में भी धनराशि प्राप्त हो रही है या उस परिवार को यदि संपत्ति के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से, उद्योग व्यवसाय के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कोई आय प्राप्त हो रही है या कुछ निःशुल्क सेवाएं प्राप्त हो रही हैं तो उन सबको जोड़कर उस परिवार की आय की गणना की जाती है। मैं समझती हूँ अब सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि हम आय किसे कहते हैं।